ये यूनिक कॉन्सेप्ट है जो आज मैं आपके सामने लाई हूं। यदि आपके जन्म का नक्षत्र सही है तो आंसर 100% सही होगा। इस विधि से भूतकाल, भविष्य काल, जब वर्तमान काल के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। इस विधि का एक और भी फायदा है कि यदि घटनाएं ठीक इसी तरह घट रही हैं तब तो आपका जन्म समय सही है ही, और यदि किसी कारण ऐसे नहीं घट रही तो आप कुछ महीने लगातार पंचांग में से नक्षत्र नोट करते जाएं और जैसा भी वह दिन गुजरा होगा उसे भी नोट करते जाएं। कुछ महीनों के अंतराल में जब आपके पास घटनाओं का एक डाटा तैयार हो जाएगा तो आप मेरी बताई हुई विधि के अनुसार नक्षत्रों को चेक करेंगे तो पाएंगे कि घटनाएं ठीक उसी क्रम में घट रही हैं। इसका फायदा ये होगा कि आप अपना सही जन्म नक्षत्र भी ढूंढ पाने में सफल हो जाएंगे। राम राम दोस्तों, मैं वीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक बार फिर आपकी सेवा में जीवन में काम आने वाले ज्ञानवर्धक विषय के साथ हाजिर हूँ। आज हम जिस विधि के बारे में जानने वाले हैं उस विधि से हम ये पता कर सकते हैं कि घटनाओं का हमारे मन पर कैसा प्रभाव होगा। इंसान को यदि पूर्वाभास हो जाए तो उसके अनुसार वह मानसिक तौर पर पहले ही तैयार हो जाता है और होने वाली बुरी घटनाएं भी हमें कम प्रभावित कर पाती हैं, क्योंकि समय रहते पता चलने से इंसान सचेत रहता है। ये विधि कैसे कार्य करती है, पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। साथियों, हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण, जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय आकाश में ग्रहों की स्थिति कैसी थी। दूसरा कारण, हमारे माता पिता के कर्म फल। और तीसरा, सबसे प्रमुख कारण, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल। ये सब मिलकर हमारी आत्मा को एक विशेष वातावरण के अंतर्गत शरीर में प्रवेश कराते हैं। पूरे संसार में केवल 5 तत्व हैं। तत्व चाहे 5 ही हैं, किंतु इनका मिश्रण अलग अलग होता है। हमारे शरीर के निर्माण में तत्वों का कैसा रोल है, अर्थात किस प्रकार के तत्व से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, उसी के अनुसार हमारे मन की स्थिति बनती है और हमारी सोच का निर्माण होता जाता है। हमारी सोच और आसपास का जो वातावरण होता है वही घटनाओं को जन्म देती है। वक्त की नदी तो बह रही है और बहती जाएगी। जो लोग ईश्वरीय ज्ञान के बारे में नहीं जानते वे वक्त की नदी के प्रवाह में बहते चले जाते हैं और घटनाओं पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। और जो लोग जब तक अनुष्ठान या किसी विशेष विधि को समझकर अपनी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं, वे न केवल इस जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पा लेते हैं बल्कि वे घटने वाली घटनाओं के अनुसार स्वयं को ढाल भी लेते हैं। यदि प्रभु कृपा हुई तो कष्टों से मुक्ति भी पा लेते हैं। आज जो विधि मैं आपको बताने वाली हूँ, इस विधि से आप केवल स्थूल रूप से घटनाओं के प्रभाव को समझ सकें, किंतु यदि आपको घटनाओं की एक्यूरेसी चाहिए तो ज्योतिष क्योरी चैनल को सब्सक्राइब करके इसके मेंबर बन जाइए, क्योंकि इस चैनल पर जीवन को आसान बनाने वाली विधियां सिखाई जाती। इस चैनल पर फ्री ज्योतिष सिखाया जा रहा है, वह भी बहुत ही सरल ढंग से, क्योंकि किसी घटना की एक्यूरेसी जानने के लिए हमारे पास 4 ही स्तंभ हैं। प्रथम, जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय आकाश में ग्रहों की स्थिति कैसी थी। दूसरे, आपकी महादशा और अंतरदशा के ग्रहों का आपस में कैसा संबंध है, वे किन भावों के स्वामी हैं, उनकी स्वयं की स्थिति कुंडली में कैसी है। और तीसरा स्तंभ है गोचर, अर्थात वर्तमान समय में आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति कैसी है। और चौथा स्तंभ, जो कि अति महत्वपूर्ण है, हमारे द्वारा वर्तमान समय में किए जाने वाले अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का हिसाब किताब। ये सब मिलकर ही ग्रहों के द्वारा घटने वाली घटनाओं के बारे में एक्यूरेसी लाते हैं। ज्योतिष के सूत्र सीखने के लिए आपको सभी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ दे पाना असंभव है। कोई इंसान किसी घटना को किस प्रकार लेगा वह भी 3 बातों पर निर्भर करता है कि जिस समय उसका जन्म हुआ था उसकी कुंडली में उस समय सूर्य की स्थिति कैसी थी, उसके चंद्र की स्थिति कैसी थी और उसके लगन और लग्नेश की स्थिति कैसी थी। क्योंकि सूर्य का प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है, चंद्र का प्रभाव हमारे मन पर होता है और लगन लग्नेश का प्रभाव
हमारे शरीर पर होता है। गोचर में ग्रहों की स्थिति विशेष तौर पर चंद्रमा की स्थिति घटना के होने की पुष्टि करती है। जिस घटना के बारे में हमने जानना होता है, उस घटना से संबंधित भाव का स्वामी जब चंद्रमा के साथ इत्शाल योग बनाता है तो वह घटना घट जाती है। स्क्रीन पर 27 नक्षत्रों की मैं सूची दे रही हूँ। आप स्क्रीन देखकर अश्विनी से लेकर रेवती तक तथा अभिजीत नक्षत्र सहित 28 नक्षत्रों को एक पेज पर लिख ले। अभिजीत नक्षत्र का बहुत कम प्रयोग होता है क्योंकि उत्तराषाढ़ा तथा श्रवण नक्षत्र के मध्य में इसकी गणना हो जाने के कारण अभिजीत नक्षत्र की अलग से गणना नहीं होती। तब भी गिनती लिखते समय आज हम इसका प्रयोग करने वाले हैं। सभी ने इन्हीं 28 नक्षत्रों को लिखना है, किंतु सबका चंद्रमा जरूरी नहीं कि एक ही नक्षत्र में होगा। आप अपनी जन्म कुंडली में देखें कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र के आगे आपने गिनती अंक 1 लिख देना है। गिनती आपने पूरी 28 तक ही लिखनी है, बीच में कोई अक्षर छोड़ना नहीं है। हर व्यक्ति ने गिनती अपने जन्म नक्षत्र से ही शुरू करनी है। मतलब जिस जगह पर आपका नक्षत्र लिखा है अर्थात आपका जन्म का नक्षत्र लिखा है उस स्थान पर आपने अंक 1 लिखना है। मान लीजिए आपका जन्म नक्षत्र श्रवण है तो आप श्रवण के आगे 1 लिखेंगे, और मान लीजिए आपके जन्म का नक्षत्र ज्येष्ठा है तो तब आप ज्येष्ठा के सामने 1 लिखेंगे। किसी और का आश्लेषा हो सकता है तो वो आश्लेषा के सामने 1 लिखेगा, ठीक है। और अब मानते हैं कि आपका जन्म नक्षत्र श्रवण है तो आप श्रवण के आगे 1 लिख देंगे। फिर उसके आगे देखिए कौन सा नक्षत्र है, उसके आगे लिखा है धनिष्ठा, तो आप धनिष्ठा नक्षत्र के सामने अंक 2 लिखेंगे। फिर उससे आगे शतभिषा लिखा है तो हम शतभिषा के आगे 3 लिखेंगे। फिर उसके आगे पूर्वा भाद्रपद है तो हम अंक 4 लिखेंगे। अब पूर्वा भाद्रपद के आगे उत्तरा भाद्रपद लिखा है तो उसके सामने अंक 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद रेवती नक्षत्र है तो हम रेवती नक्षत्र के सामने अंक 6 लिखेंगे। आप ध्यान से देखें कि रेवती नक्षत्र 28 नक्षत्रों की सूची में अंतिम नक्षत्र है, किंतु हमारे लिए रेवती नक्षत्र का अंक कौन सा बना? 6। सभी के लिए रेवती नक्षत्र के बाद नेक्स्ट नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र ही आएगा। अब हम सीधे ही अश्विनी नक्षत्र पर अंक 7 लिखने वाले हैं। उसके बाद भरणी नक्षत्र पर 8, कृतिका नक्षत्र हमारे लिए 9वां नक्षत्र है, रोहिणी 10वां है, मृगशिरा नक्षत्र 11वां है। इसी तरह आर्द्रा नक्षत्र के आगे हम 12 लिखेंगे, पुनर्वसु के आगे 13, पुष्य के आगे 14, आश्लेषा नक्षत्र के आगे 15, मघा के आगे 16, पूर्वा फाल्गुनी के आगे 17, उत्तरा फाल्गुनी के आगे 18, हस्त नक्षत्र के आगे 19, चित्रा के आगे 20, स्वाति के आगे 21, विशाखा के आगे 22, अनुराधा नक्षत्र के आगे 23 नंबर लिखेंगे, ज्येष्ठा नक्षत्र के आगे 24, मूला नक्षत्र के आगे 25 अंक, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के आगे 26 का अंक आएगा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के आगे 27 अंक आएगा। अब श्रवण नक्षत्र वाले के लिए 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र है। गोचर में चंद्रमा जब भी हमारे नक्षत्र से इन स्थानों पर आएगा, चंद्रमा हमारे जन्म नक्षत्र से मान लो 28वें पर है तो गोचर में चंद्रमा जब हमारे नक्षत्र से इन स्थानों में आएगा तब हमारे मन पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए इस विधि का हम प्रयोग करेंगे। इस विधि में जो संख्याएं हमारी 3 तालिकाओं के अनुसार होंगी उनका फल उन्हीं के अनुसार होगा। जैसे प्रथम तालिका का नाम है पीड़ा, दूसरी का नाम है अर्ध या आधा और तीसरी का नाम है सुखद। इस तालिका में 28, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 5, 16, 21, 22 और 23 जहां पर ये वाले अंक लिखे मिलेंगे तो उस दिन आपका पूरा दिन परेशानी में जाने वाला है, झगड़े झंझटों में जाएगा, धन की हानि होने वाली है, चिंताओं में व्यतीत होगा। और जिन नक्षत्रों के आगे संख्या 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 या 27 लिखी होगी तो उस दिन आपका आधा भाग खुशी में और आधा भाग फिक्र चिंता में व्यतीत होने वाला है। अर्थात दोनों ही तरह की घटनाएं आपके साथ घट सकती हैं। जिन नक्षत्रों के सामने अंक 4, 5, 11, 12, 18, 19 या 25, 26 लिखा है, इस तालिका का नाम भी सुखद ही है
इस दिन आपको कोई ना कोई शुभ समाचार मिल सकता है, किसी प्रिय बंधु से मेल मिलाप हो सकता है, किसी फ्रेंड से आप मिल सकते हैं, किसी प्यारे रिश्तेदार से आप मिल सकते हैं, और हो सकता है इस दिन आपको कोई धन लाभ हो जाए, कोई कोई अच्छी घटना आपके साथ होती है। आप एक बार ऐसी सूची तैयार करके रख लो, फिर हर रोज केवल नक्षत्र देखें और उसके अनुसार उसका कैसा फल रहेगा, ये रोज की रोज एक पल में ही आप देख पाएंगे और स्वयं को आने वाले समय के अनुसार तैयार रख सकते हैं। लिस्ट किस प्रकार तैयार करनी है, आप स्क्रीन पर दी हुई लिस्ट से मार्गदर्शन ले सकते हैं। आप भी इसी तरह लिस्ट बना लें और उसके सामने ही उसका फल भी लिख दें। बाद में इस लिस्ट को आप अपने टेबल पर रख लें और ऐसी जगह पर टांग दें जहां पर आपकी सीधी नजर जा सकती हो, और रोज पंचांग से अपना नक्षत्र देख लें। फिर इससे फल जान लिया करें। उम्मीद है अब आप लिस्ट बना लेंगे और बिना किसी परेशानी के आप 28 नक्षत्रों को लिखने के बाद इस तालिका से देखकर उनकी अंक संख्या के अनुसार उनके नाम और फलों को लिख लेंगे। मुझे आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहता है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि प्लीज वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें। कल मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।